भी क्वेश्चन जिसका आंसर आपको पता हो, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर पता है, तो वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 दीजिए और उसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। कोई भी क्वेश्चन का अगर क्लैरिफिकेशन आपको नहीं मिला तो आप क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, हम सबको आंसर मतलब रिप्लाई करेंगे, सबका आंसर हम देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर प्रोवाइडेड फॉर थिन बिटुमिनस सरफेस हिल रोड इज ऑप्शन ए 2.2%, ऑप्शन बी 2.5%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 3.5%। देखिए बाबू, एक चीज है ना, जितना सारा क्वेश्चन है ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हम जितना सारा क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर सब कुछ हमें टीम पूरा एकदम सिलेक्ट करके हम लोग इसको एक एक क्वेश्चन को हम लोग निकाले हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं बस वीडियो काफ़ी नहीं है, तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू कैम्बर का कितना होगा थिन बिटुमिनस सरफेस हिल रोड के लिए। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर लिखिए। देखिए कैम्बर है क्या, रोड सरफेस के ऊपर वाटर स्टेबल ना हो जाए या फिर वाटर सीपेज करके रोड सरफेस का नीचे वाला हिस्सा जो है सबग्रेड है, बेस कोर्स है, उसमें सीपेज ना हो, रोड को खराब ना करे, या फिर कोई भी गाड़ी एक लेन से दूसरा लेन में थोड़ा शिफ्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, उसको आसानी से शिफ्ट ना कर पाए, यानी कि तुरंत शिफ्टिंग चेंज ना हो जाए, एक ही लाइन पे बना रहे, एक ही लेन पे बना रहे। इसी पर्पस के लिए रोड को एक स्लोप प्रोवाइड किया जाता है, रोड के ऊपर एक कर्विंग कर दिया जाता है, एक कर्वेचर प्रोवाइड कर दिया जाता है क्रॉस सेक्शनल के ऊपर। अच्छा, जो जो बोलते चलेंगे ना उसका पिक्चर आप स्क्रीन पे देख पाइएगा तो आपको समझने में आसानी होगा। एक कर्विंग प्रोवाइड कर दिया जाता है, इसी कर्वेचर को हम लोग बोलते हैं कैम्बर। क्लियर हो गया चीज? जो कर्विंग रोड के क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो कर्विंग किया जाता है इसको बोलते हैं कैम्बर। अब ये कैम्बर जो है ये 4 प्रकार का होता है बाबू। कैम्बर 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 कंपोजिट कैम्बर, नंबर 2 स्लोप या स्ट्रेट कैम्बर भी बोलते हैं उसको, नंबर 3 2 स्ट्रेट लाइन कैम्बर, नंबर 4 बैरल कैम्बर। तो कंपोजिट कैम्बर क्या है? कंपोजिट आपको नाम से पता लग रहा होगा, कंपोजिट यानी कि कंपोजिशन। कंपोजिशन किसको बोलते हैं हम लोग? जहां पे मोर देन वन, एक से ज्यादा कुछ चीजें हो, वहां को बोलेंगे कंपोजिट। कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या है? कंपोजिट। तो कंपोजिट कैम्बर क्या है? देखिए रोड का एज से लेकर जो मिडिल पोर्शन है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मिडिल पोर्शन को बोलते हैं क्राउन। टॉप पोर्शन जो उसको बोलते हैं क्राउन। मिडिल से एज से मिडिल तक आते आते 2 स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए चलिए बेसमेंट जो है ये रोड सरफेस है, इसके ऊपर कर्विंग किया गया है, रोड का बेस है उसके ऊपर कर्विंग कर दिया गया है, और उसका आधा हिस्सा एक स्ट्रेट लाइन की तरफ एक्ट कर रहा है और इधर भी आधा हिस्सा स्ट्रेट लाइन की तरफ एक्ट कर रहा है। बीच का हिस्सा जो है ये पैराबोलिक कर्व प्रोवाइड किए हैं हम लोग। तो दोनों तरफ एज से कुछ हिस्सा तक हम लोग 2 स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद एक कर्विंग। ये 2 स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट लाइन भी है और कर्वेचर भी है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंपोजिट कैम्बर। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम में पूछ सकता है बहुत बार टाइप्स ऑफ कैम्बर। दूसरा क्या है? स्ट्रेट लाइन और आपका स्लोप कैम्बर। तो स्लोप कैम्बर या स्ट्रेट लाइन कैम्बर किसको बोलते हैं? सिंपल सा चीज है, एज से क्राउन तक एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगा, मतलब ऐसे कोई कार्व नहीं रहेगा, दोनों स्ट्रेट लाइन आके क्राउन तक आके जुड़ जाएगा, फिर इसको बोलेंगे हम लोग स्लोप कैम्बर या फिर स्ट्रेट लाइन कैम्बर। नंबर 3 2 स्ट्रेट लाइन कैम्बर। नाम से आपको समझ रहा होगा कि 2 स्ट्रेट लाइन यानी कि 2 स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि एक एक साइड में 2 स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ही है लेकिन एक स्ट्रेट लाइन मान के चलिए कुछ हिस्सा तक आया, इसका कर्वेचर थोड़ा ज्यादा है, इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा है, इसका एंगल बेसमेंट से इसका एंगल थोड़ा ज्यादा है, और थोड़ा हिस्सा क्राउन तक आया उसका एंगल थोड़ा सा कम है। तो दोनों अलग अलग स्ट्रेट लाइन मिलके एक कैम्बर को बना रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग 2 स्ट्रेट लाइन कैम्बर। लास्ट है बैरल कैम्बर। बैरल कैम्बर क्या है? जो एज से क्राउन तक स्ट्रेट लाइन का कहीं कोई नाम नहीं है, एकदम एक कर्विंग प्रोवाइड किया, एक कर्विंग शेप में है, एक टोटल कर्व शेप में है, इसको हम लोग बोलते हैं बैरल कैम्बर। तो कैम्बर क्या है? कैम्बर एक रोड सरफेस के ऊपर अच्छे से वाटर को ड्रेन करने के लिए, व्हीकल ऑपरेशन अच्छे से स्मूथली हो, इस पर्पस के लिए रोड के ऊपर एक कर्विंग प्रोवाइड कर दिया जाता है, कर्वेचर में रोड को बनाया जाता है टॉप सरफेस को, इसको हम लोग बोलते हैं
कैम्बर, कैम्बर शेप के ऊपर 4 प्रकार का कैम्बर होता है। एक होता है आपका कंपोजिट कैम्बर, नंबर 2 जो कंपोजिट कैम्बर यानी कि जो 2 स्ट्रेट लाइन और बीच में कर्व। नंबर 2 हो गया स्ट्रेट कैम्बर या फिर स्लोप कैम्बर, जिसको बोलते हैं ऐसे टोटल स्ट्रेट लाइन बन के मिलता है जो। तीसरा है 2 स्ट्रेट लाइन कैम्बर, जहां पे 2 अलग अलग एंगल का स्ट्रेट लाइन मिलकर एक कैम्बर को बनाता है। चौथा है आपका बैरल कैम्बर, यानी कि जो टोटल एक कर्वेचर स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बैरल कैम्बर। अब देखिए रोड मटेरियल के ऊपर भी कैम्बर बहुत, मतलब रोड मटेरियल तो बहुत प्रकार का होता है। पीसीसी रोड है, अब सीमेंट कंक्रीट रोड है, डब्ल्यूबीएम रोड है, अर्थन रोड है। अब रोड कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए एक अर्थन रोड यानी कि मिट्टी का जो रोड है उसका वाटर सीपेज करने का क्षमता कितना है, बहुत ज्यादा है, कंपेयरिंग विद द बिटुमिन रोड या फिर आपका पीसीसी रोड, ज्यादा है ना वाटर आपको ऑब्जर्व करेगा जी। डब्ल्यूबीएम रोड का अगर बात किया जाए वाटर बॉन्ड मैकाडम का रोड का, तो वो भी थोड़ा ज्यादा वाटर सीपेज करेगा, लेकिन कंपेयरिंग विद लेस टू द अर्थन रोड। पीसीसी रोड जो है वो थोड़ा और कम करेगा वाटर को सीपेज। तो इसीलिए जाहिर सी बात है, तो पीसीसी रोड हमेशा याद रखिए, अगर पीसीसी रोड है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट रोड है, या फिर थिक बिटुमिनस लेयर है, बिटुमिन का जो लेयर है वो बहुत थिक है, बहुत मोटा है, तो वहां पे परसेंटेज ऑफ कैम्बर जो का रेशियो है वो रहेगा 1.7% से 2.2% तक। क्लियर हो गया चीज। अगर पीसीसी रोड है, ये आप नोट डाउन जरूर कीजिए, पीसीसी रोड के लिए या फिर पीसीसी कॉमा थिक बिटुमिन रोड, वहां पे परसेंटेज होगा 1.7% टू 2.2%। अब 1.7% कहां पे, लो रेनफॉल एरिया जहां पे बारिश कम होता है वहां पे 1.7%, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होता है वहां पे 2%, 2.2 नहीं 2%। ठीक है। दूसरा आ गया मेरा थिन बिटुमिन लेयर, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। थिन बिटुमिन लेयर में मिनिमम 2% है, मैक्सिमम 2.5% है। मिनिमम 2% यानी कि थिन बिटुमिन लेयर का अगर हम रोड बना रहे हैं, तो अगर लो रेनफॉल एरिया है जहां पे बारिश ज्यादा नहीं होता हो, वहां पे मिनिमम हमारा 2% है, और अगर हेवी रेनफॉल एरिया है वहां पे 2.5% है। ठीक है। तो मिनिमम अगर है तो 2% है, मैक्सिमम अगर है तो 2.5% है, मैक्सिमम रेशियो आपका। डब्ल्यूबीएम रोड, वाटर बॉन्ड मैकाडम अगर रोड है, वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड क्या है बताएंगे अभी हम। डब्ल्यूबीएम रोड के लिए परसेंटेज जो होगा 2.5 से 3%, लो रेनफॉल एरिया के लिए 2.5%, हाई रेनफॉल एरिया के लिए 3%। आर्थन रोड के लिए लो रेनफॉल एरिया अगर है तो 3%, हाई रेनफॉल एरिया अगर है तो 4%। ठीक है। ये वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। तो क्वेश्चन में क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर प्रोवाइडेड फॉर थिन बिटुमिन लेयर, तो क्या हो जाएगा 2% हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा ये गलत है ऑप्शन में। देखिए द मैक्सिमम वैल्यू होगा यहाँ पे, मिनिमम अगर है तो 2% होगा, मैक्सिमम अगर है तो 2.5% होगा। पीसीसी के लिए आपका 1.7 से 2.2% आपका, और उसके साथ थिक बिटुमिन लेयर भी आ जाएगा। थिन बिटुमिन लेयर अगर है तो 2% से 2.5%, डब्ल्यूबीएम के लिए 2.5 से 3.0, और आपका आर्थन रोड के लिए 3% से 4%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, थिकनेस ऑफ ए पेवमेंट मे बी रिड्यूस्ड कंसिडरेबली बाय ऑप्शन ए कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑप्शन बी स्टेबिलाईजेशन ऑफ सॉइल, ऑप्शन सी ड्रेनेज ऑफ सॉइल, ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा। देखिए थिकनेस ऑफ पेवमेंट आप कैसे कम कर सकते हैं। देखिए जो पेवमेंट है, चाहे वो फ्लेक्सिबल पेवमेंट हो या रिजिड पेवमेंट हो, रोड तो बेसिकली स्ट्रक्चरल रोड तो 2 प्रकार का है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट रोड है, रिजिड पेवमेंट रोड है। अब रिजिड में अब आरसीसी भी आ जाता है। तो पेवमेंट कितना थिक होगा, कितना थिकनेस होगा, कितना लेयर हमको देना है, कितना थिकनेस हमको लेयर प्रोवाइड करना है, वो डिपेंड करता है सॉइल का क्वालिटी के ऊपर, यानी कि जिस सॉइल के ऊपर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिस सॉइल के ऊपर हम रोड बनाने जा रहे हैं। मान के चलिए एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसा सॉइल स्ट्रक्चर है जहां पे बियरिंग कैपेसिटी उस सॉइल का बहुत ज्यादा कम है, क्लेई सॉइल है पूरा, बारिश के मौसम में एकदम पूरा वाटर सीपेज कर लेते हैं, पूरा कीचड़ हो जाता है पूरा एकदम। वहां पे जो रोड का पेवमेंट का जो थिकनेस होगा
और एकदम पूरा पथरीला रोड है जो, वहां पे पिवमेंट का थिकनेस क्या सेम होगा? नहीं, अलग होगा। पथरीला रोड पे थिकनेस कम होगा, जहां पे क्लेई सॉइल है वहां पे थिकनेस ज्यादा होगा, क्योंकि पेवमेंट थिकनेस डिपेंड करता है आपका एक तो एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर, दूसरा है सॉइल कंडीशन के ऊपर। तो अगर हम सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी बढ़ा देंगे, सॉइल का बियरिंग कैसे बढ़ा सकते हैं? कंपैक्शन हम लोग कर सकते हैं, जो खराब सॉइल है ऊपर का उसको हम ड्रेन आउट कर सकते हैं। दूसरा है रोलरिंग कर सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई एक्स्ट्रा मेथड अपना सकते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन का। सीमेंट ग्राउटिंग आता है उसमें, प्लास्टिक मेथड आता है वहां पे, आरसीसी मेथड आता है। यानी कि जो सॉइल है वहां पे उसको हम लोग कोई भी प्रकार से, कोई भी हेल्प से, या केमिकल मेथड आता है कि उस सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी को हम बढ़ा दें। बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो पेवमेंट थिकनेस घट जाएगा, बियरिंग कैपेसिटी घटेगा तो पेवमेंट थिकनेस बढ़ेगा। तो ये क्या होगा ऑप्शन? आप ही बताइए। ऑप्शन डी होगा ऑब्वियसली, सारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द यूजुअल विड्थ of a parapet walls along highways in hilly region is 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm। जो हाईवे पे जो पैरापेट वॉल दिया जाता है, अब हाईवे पे पैरापेट वॉल क्यों दिया जाता है? देखिए, 3 वॉल आपको हमेशा याद रखना होगा। एक है पैरापेट वॉल, दूसरा है आपका रिटेनिंग वॉल, तीसरा है आपका ब्रेस्ट वॉल। रिटेनिंग वॉल क्या है? जो आर्टिफिशियल अर्थ स्ट्रक्चर जो है, हम कोई नॉर्मल रोड बनाए हैं एक, और नीचे खाई है, और ये जो हम मिट्टी डाले हैं ये वाला मिट्टी बह ना जाए नीचे, इसीलिए हम लोग एक स्ट्रक्चर बना के रखे हैं रिटेन करने के लिए, उसको बोलेंगे हम लोग रिटेनिंग वॉल। ब्रेस्ट वॉल क्या है? जो नेचुरल है, बाएं तरफ पहाड़ है मेरा, पहाड़ को काट के हम रोड बनाए हैं, और ये पहाड़ लैंडस्लाइड करके नीचे ना आ जाए मिट्टी वहां से, इसीलिए मतलब वो नेचुरल था, उसको रोकने के लिए जो हम बनाए उसको बोलेंगे ब्रेस्ट वॉल। पैरापेट वॉल क्या है? हाईवे जो कि हिली एरिया में है, हिली एरिया में जो हाईवे बनाते हैं हम लोग, जहां पे एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई रहता है, तो वहां पे खाई के तरफ हम लोग क्या करते हैं? पैरापेट वॉल बना, एक हाइट तक, सर्टेन वॉल, एक हाइट तक हम लोग वॉल बना देते हैं कि गाड़ी वगैरह नीचे ना गिर जाए एकदम खाई में। तो इसी वॉल को बोलते हैं पैरापेट वॉल। और पैरापेट वॉल हाईवे हिली एरिया में मिनिमम जो उसका विड्थ होता है वो 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर दिया जाता है मिनिमम। मैक्सिमम लगभग 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम दिया जाता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस भी हो सकता है। मान के चलिए इधर कोई रेलवे है, आपका रेलवे ट्रैक है, हाईवे का नहीं, रेलवे का बात कर रहे हैं, तब वो पैरापेट वॉल थिकनेस बढ़ जाएगा विद उसका। तो हाईवे के केस में हिली एरिया अगर है तो लगभग 60 सेंटीमीटर मान के आप चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द वेविंग लेंथ ऑफ ए रोडवे इज द डिस्टेंस, ऑप्शन ए बिटवीन द चैनलाइजिंग आइसलैंड, ऑप्शन बी इक्वल टू हाफ सर्कमफेरेंस, ऑप्शन सी इक्वल टू टोटल विड्थ ऑफ एडजॉइनिंग रेडियल रोड्स, ऑप्शन डी इक्वल टू डायमीटर ऑफ रोटरी। क्या होगा बताइए? पहला तो क्या है, आइसलैंड क्या है ये बताइए आप। अगर आपको आंसर पता है तो लिखिए आप आंसर। आइसलैंड क्या है? सॉरी, आइसलैंड, बार बार वो कॉलेज का आदत ज्ञानी, बार बार आइसलैंड बोल देते हैं, आइलैंड, सॉरी। आइलैंड क्या है? हाईवे में आइलैंड मतलब क्या, हिंदी में क्या होता है? आइलैंड यानी कि द्वीप, आइलैंड यानी कि द्वीप होता है। कॉलेज में एक्चुअली ना हम लोग वो बीच में एस रहता है, तो हम लोग, मेरा हैबिट ही बन गया था आइसलैंड आइसलैंड करके, जो भी है। तो आइलैंड यानी कि द्वीप। तो हाईवे में आइलैंड कहां से घुसेगा आके? हाईवे में आइलैंड किसे कहा जाता है? नॉर्मल रोड है, रोड के कुछ एक हिस्से में अगर रेज स्ट्रक्चर है, यानी कि कुछ एक हिस्सा को अलग से उसको या फिर बैरिकेड कर दिया गया है, या फिर कलर करके उसको अलग कर दिया गया है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, या फिर कंक्रीटिंग करके उसको थोड़ा सा हाइट दे दिया गया है और उसको अलग किया गया है। पर्पस बहुत सारा है। एक, अब देखिए, इसको बोलते हैं आइलैंड। आइलैंड जनरली 3 जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारा, एक है मेरा चैनलाइजिंग आइलैंड, दूसरा है डिविजनल आइलैंड, तीसरा है मेरा रिफ्यूजी आइलैंड। मेनली 3 है, चैनलाइजिंग आइलैंड, डिविजनल आइलैंड और रिफ्यूजी आइलैंड। चैनलाइजिंग आइलैंड, आप नाम से आपको पता लग रहा होगा, चैनलाइज यानी कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, चैनलाइज यानी कि चैनलाइजिंग आइलैंड जनरली प्रोवाइड किया जाता है जंक्शन पे, जहां पे एक से अधिक रोड आके एक जगह पे मिल रहा हो, तो एक जगह से व्हीकल दूसरे जगह में शिफ्ट होने में क्लैशेस ना हो, इसीलिए बीच में चैनलाइजिंग आइलैंड दिया जाता है, और वो मार्किंग किया जाता है कि यहां से जो गाड़ी जाएगा उधर से निकलेगा, और उधर से जो आएगा वो इधर से आके एंटर करेगा यहाँ पे, वो एक प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो चैनलाइज करना,
उस आइलैंड का पर्पस ही है चैनलाइज करना, इसीलिए उसका नाम है चैनलाइजिंग आइलैंड। ठीक है। दूसरा क्या है? डिविजनल आइलैंड। डिविजनल आइलैंड लगभग मल्टी लेन जो रोड होता है, सिंगल लेन नहीं, मल्टी लेन, एक ही रोड पे, एक ही रोड है, एक ही हाईवे है, एक ही तरफ जा रहा है सब कोई, सेम डायरेक्शन में है, लेकिन चैनल डिवाइड मतलब लेन अलग अलग है। तो उस जगह पे दो लेन के बीच में एक अलग सा कंक्रीट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, जिसका काम ही है कि लेन ठीक ठाक मेंटेन रहे, इधर का कार उधर ना। ऐसा नहीं कि उसका मतलब यह नहीं कि वहां से आप टर्निंग ले सकते हो, बस अच्छे से वेल मेंटेन ट्रैफिक वॉल्यूम को ऑपरेशन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको बोलते हैं डिविजनल आइलैंड, यानी कि डिवाइड करता है वो एक लेन से दूसरे लेन को। ठीक है। तीसरा है रिफ्यूजी आइलैंड। रिफ्यूजी आइलैंड जनरली जंक्शन पे दिया जाता है कि क्रॉसिंग पे दिया जाता है, जहां पे रिफ्यूजी आइलैंड यानी कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में लोग आके चैनल मतलब क्रॉस कर रहा रोड, तो वहां पे आके थोड़ा देर के लिए ठहर सकता है, अच्छा भाई गाड़ी वाड़ी निकल ले फिर हम जाएंगे आराम से। तो ये बेसिकली 3 प्रकार का आइलैंड है। अब वेविंग लेंथ क्या है? एक चैनलाइजिंग आइलैंड से दूसरे चैनलाइजिंग आइलैंड का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग बोलेंगे वेविंग लेंथ। क्लियर हो गया? तो डिस्टेंस बिटवीन 2 चैनलाइजिंग आइलैंड इज नोन एज वेविंग लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5, इन वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड्स बाइंडिंग मटेरियल्स इज सैंड, स्टोन डस्ट, सीमेंट या ब्रिक डस्ट। देखिए वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड क्या है, डब्ल्यूबीएम रोड क्या है? देखिए डब्ल्यूबीएम रोड बनाने के लिए जनरली 3 मटेरियल मेरा इंपॉर्टेंट है। एक है लोड रेजिस्टिंग मटेरियल जो कि मेरा कोर्स एग्रीगेट है, दूसरा है फिलर मटेरियल जो कि सैंड या ग्रेवल इस्तेमाल किया जाता है, तीसरा है बाइंडिंग मटेरियल जो कि स्टोन डस्ट इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा स्टोन डस्ट? बेसिकली लाइम स्टोन डस्ट, क्योंकि लाइम में क्या वो थोड़ा सा बाइंडिंग प्रॉपर्टी रहता है, पता ही आप लोगों को, सीमेंट में इस्तेमाल किया जाता है तो लाइम में वो बाइंडिंग मटेरियल प्रॉपर्टी रहता है, तो इसीलिए लाइम स्टोन डस्ट इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अब फिलर मटेरियल में ग्रेवल या फिर बाली इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फाइन सेट इस्तेमाल किया जाता है। बाइंडिंग मटेरियल में लाइमस्टोन डस्ट, और कोर्स एग्रीगेट में बहुत बार आपका मेन जो मटेरियल है एग्रीगेट में कोर्स एग्रीगेट भी दिया जाता है, और बहुत बार झामा ब्रिक। आपको पता ही है बेसिकली ब्रिक जो है 4 प्रकार का है। एक होता है डबल ए क्लास ब्रिक, लेकिन किताब में आपको 3 प्रकार या 4 प्रकार सॉरी 5 प्रकार का होता है। किताब में आपको बेसिकली 4 प्रकार का मिलेगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और झामा ब्रिक जिसको बोलते हैं, या ओवर बर्न ब्रिक बोलते हैं झामा ब्रिक को। लेकिन एक और प्रकार ब्रिक होता है जिसका नाम है डबल ए क्लास ब्रिक। तो डबल ए क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और ओवरबर्न। जो ओवरबर्न ब्रिक होता है वो स्ट्रेंथ बहुत होता है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसका शेप ठीक नहीं रहता है, ठीक है, इनएप्रोप्रिएट शेप रहता है, तो उसको भी तोड़ के दिया जाता है बहुत बार डब्ल्यूबीएम रोड में। तो बाइंडिंग मटेरियल क्या हो जाएगा? स्टोन डस्ट, और टू द पॉइंट बोला जाए तो लाइमस्टोन डस्ट प्रेफरेबल। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन हिल रोड शुड नॉट एक्सीड 10%, 15%, 20%, 25%। अगर आपको आंसर पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो सुनिए। देखिए सुपर एलिवेशन है क्या? कोई भी व्हीकल जब टर्निंग पे मूव कर रहा है तब कोई भी एक मूवेबल ऑब्जेक्ट में आप अगर हाथ में कुछ लेके ऐसे घुमाइएगा, मान वो बचपन में होता था ना, पत्थर को रस्सी से बांध के फिर हाथ में ऐसे घुमाते थे हम लोग, तो हमेशा आप देख पाइएगा वो जो है सुतली वो छूट के बहुत बार पत्थर दूर निकल जाता था फिर वो, यानी कि जो आउटर के तरफ हमेशा एक उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना रहता है। उसका जो टर्निंग पे मूव कर रहा है जो ऑब्जेक्ट, यानी कि जो व्हीकल जो मूव कर रहा हो टर्निंग पे, तो हमेशा उसका टेंडेंसी रहेगा बाहर की तरफ निकल जाने के लिए। तो इसीलिए उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए बाहर के तरफ, मान के चलिए रोड नॉर्मल जा रहा है, जैसे टर्निंग होगा थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाता है, यानी कि उतना मतलब ये नहीं, थोड़ा सा टर्निंग कर दिया जाता है, यानी कि अंदर के तरफ थोड़ा सा कार्विंग अंदर के तरफ स्लोप दे दिया जाता है, बाहर के तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा विद। नॉर्मल पहले ऐसा रोड था, जैसे टर्निंग आया थोड़ा सा ऐसे हो गया, यानी कि अंदर के तरफ थोड़ा सा स्लोप दे दिया गया। ये जो एक्स्ट्रा जो है स्लोप, इसी को बोलते हैं सुपर एलिवेशन। फिर जैसे ही वो खत्म हो जाएगा फिर नॉर्मल रोड हो जाएगा फिर। तो सुपर एलिवेशन हमेशा याद रखिएगा बाबू, अगर प्लेन रोड है या रोलिंग टेरेन है या फिर ऐसा रोड है जहां पे स्नो वगैरह नहीं होता है, स्नोफॉल नहीं होता जहां पे, वहां पे सुपर एलिवेशन होगा 7%, 7%, ठीक है।
और नॉर्मल हिल रोड जहां पे स्नो बाउंड नहीं है, जहां पे स्नो वगैरह नहीं होता है, स्नोफॉल, वहां पे 10%। तो स्नो एरिया के लिए या फिर प्लेन रोड, रोलिंग रोड के लिए, टेरेन के लिए 7%, और विदाउट स्नो बाउंड एरिया फॉर हिली रोड दैट विल बी 10%। क्लियर हो गया चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। If cross slope of a country is 10% to 25%, the terrain is classified as। क्रॉस स्लोप जो है वो बोला गया है कितना, 10% से 25% है उस कंट्री का, एक देश का। तो उसका टेरेन कैसा है, रोलिंग टेरेन है, माउंटेनियस है, स्टेप है या प्लेन है? अगर आपको आंसर पता है तो लिखिए। देखिए क्रॉस स्लोप यानी कि हम आगे बढ़ेंगे जो, तो उसका क्रॉस सेक्शन वाइज उसका राइज या फॉल कितना है, ठीक है, राइज या फॉल कितना हो रहा है। तो हमेशा याद रखिए बाबू, अगर 0% से 10% है, 0% से 10%, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन टेरेन। 0% से 10% इज नोन एज प्लेन टेरेन। 10% टू 25%, 10 से 25%, उसको बोलते हैं रोलिंग टेरेन। 25% से 60%, 25 से 60 इज नोन एज माउंटेनियस टेरेन। बहुत ज्यादा है, हाई है पूरा एकदम। और 60 से ऊपर वो है आपका स्टेप टेरेन। तो 0% से 10% प्लेन टेरेन, 10% से टू 25% रोलिंग टेरेन, 25 टू 60% माउंटेनियस टेरेन, अबव 60% इज क्लासिफाइड एज स्टेप टेरेन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 से 25 रोलिंग टेरेन। क्वेश्चन नंबर 8, अंदर रिकमेंड, अब देखिए 7 क्लास हो जाने के बाद मॉक टेस्ट होगा। पिछला क्लास में हम लोग बोल रहे थे, बात कर रहे थे हम लोग, डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे। लेकिन बाबू मॉक टेस्ट में टोटल हम बता दें आपको, मॉक टेस्ट में टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। टाइमिंग मान के चलिए मैक्सिमम 40 मिनट्स, ठीक है। और वहां पे ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन यहां पे पढ़ा रहे हैं वही पूछेंगे, यानी कि जैसे यहां पे पूछा गया क्या, क्वेश्चन 7 क्या था कि 10% से 25%, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि 25 से 60 को हम लोग क्या बोलेंगे, 60 से ऊपर है तो क्या बोलेंगे उसको। अगर ऐसा भी पूछ सकता है क्रॉस स्लोप है 72% एंड द टेरेन इज नोन एज, क्या हो जाएगा, स्टेप टेरेन हो जाएगा। तो इस तरह, तो ध्यान से पढ़िए और नोट डाउन जरूर कीजिए उसको। क्वेश्चन नंबर 8, under recommendation of Indian Road Congress, the ruling gradient in plane is 1 in 20, 1 in 30, 1 in 45, 1 in 100। ये क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, पीएससी हो, सेमेस्टर एग्जाम हो, कहीं भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, एक क्वेश्चन आता ही है। ग्रेडियंट तो आपको पता ही है, जनरली 3 प्रकार का है, रूलिंग ग्रेडियंट है, लिमिटिंग ग्रेडियंट है और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट है। तो जनरली रूलिंग ग्रेडियंट ही पूछा जाता है, बहुत कम बार ऐसा होगा कि एक्सेप्शनल ग्रेडियंट पूछा गया हो। तो क्वेश्चन ये है कि रूलिंग ग्रेडियंट कितना है प्लेन में, प्लेन में कितना है। तो आप पूरा चार्ट देख पा रहे हैं, आप एक काम कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और ये पूरा चार्ट उतार लीजिए, आप पूरा चार्ट उतार लीजिए आप, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द वॉल कंस्ट्रक्टेड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एन एक्सकवेटेड पोर्शन ऑफ ए रोड ऑन द हिल साइड, जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे बात कर रहे थे, इज नोन एज रिटेनिंग वॉल, पैरापिट वॉल, ब्रेस्ट वॉल, ऑल ऑफ द अबव। क्या बोला जा रहा है कि एक्सकवेशन पोर्शन, एक हिल में हम एक्सकवेट किए हैं, खोदे हैं वहां पे जाके रोड बनाने के लिए, और उस एक्सकवेटेड पोर्शन में हम लोग दीवार बनाए हैं एक, उस दीवार को क्या बोलेंगे। हिल जो था वो तो नेचुरल था, मेरे दादाजी आके तो हिल बनाया नहीं होगा, तो वो हिल जो था वो नेचुरल था, तो नेचुरल को रोकने के लिए क्या है, ब्रेस्ट वॉल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द आइडियल शेप ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व इज क्लॉथॉइड, क्यूबिक स्पाइरल, क्यूबिक पैराबोला या लेमनिस्केट। ट्रांजिशन कर्व है क्या, देखिए एक स्ट्रेट रोड से एक सर्कुलर कर्व, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक स्ट्रेट रोड से एक सर्कुलर कर्व में जब एंटर करता है कोई भी रोड, तो अचानक से नहीं घूम सकता वो गाड़ी स्किड करके बाहर निकल जाएगा, फिर रोल हो जाएगा फिर वो गाड़ी। मान के चलिए एक सीधा गाड़ी आप जा रहे हैं, अचानक से अगर टर्निंग है एकदम,
सर्कुलर कर्व? ऐसा कभी देखे हैं एकदम एग्जैक्टली सर्कुलर कर्व? नहीं। तो ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन आपको नाम से थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, ट्रांजिशन यानी कि ट्रांसफर कर रहा है कुछ, शायद वैसा ही है। ट्रांजिशन कर्व क्या है कि ट्रांजिशन कर्व एक कर्व है, जॉइंट कर्व है जो कि प्लेन रोड से सर्कुलर कर्व को जोड़ता हो, अच्छे से स्मूथ एंट्री एंड स्मूथ एग्जिट फॉर द व्हीकल, कि अच्छे से वो स्मूथली आ पाए, स्मूथली जा पाए, बहुत ज्यादा वो जर्क महसूस ना हो। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रांजिशन कर्व जो है 3 प्रकार का है, क्लॉथॉइड या स्पाइरल भी बोलते हैं। ठीक है, लेमनिस्केट है, और आपका जो देखिए अब यहां पे एक चीज समझना होगा आपको, क्लॉथॉइड स्पाइरल सेम है, लेकिन बहुत बार स्पाइरल भी आता है, बहुत बार क्लॉथॉइड भी आता है। तो प्रेफरेबली जो है वो क्लॉथॉइड या स्पाइरल है। 4 डिग्री तक जो कर्विंग मूविंग जो आपका लिमिटिंग है वो बेसिकली 4 डिग्री तक सेम रहता है तीनों का, क्लॉथॉइड का भी, लेमनिस्केट का भी और पैराबोलिक का भी। लेकिन वो 4 डिग्री के बाद वो चेंज हो जाता है। लेकिन एकमात्र स्पाइरल या क्लॉथॉइड जो कर्व है वही ऐसा है जो एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करने में आपको मददगार साबित होता है। एक लिमिटिंग, एक एक्सेलरेशन के साथ वो नेक्स्ट जो सर्कुलर कर्व है उसमें जाके मिलाता है, ऐड करता है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट है जो क्लॉथॉइड या स्पाइरल है। क्वेश्चन नंबर 11, द शेप ऑफ ए वर्टिकल कर्व इज पैराबोलिक, स्पाइरल, एलिप्टिकल, सर्कुलर। वर्टिकल कर्व, वर्टिकल कर्व बेसिकली 2 प्रकार का होता है। वर्टिकल कर्व कहां पे दिया जाता है? वर्टिकल कर्व बेसिकली दिया जाता है राइज और फॉल पे। मान के चले कोई चढ़ान है या फिर ढलान है, राइज है या फॉल है, तो उसको एडजॉइन करने के लिए जो कर्व यूज किया जाता है उसको बोलते हैं वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व बेसिकली 2 प्रकार का है, एक है आपका समिट कर्व, दूसरा है आपका सैग कर्व। समिट कर्व कहां पे दिया जाता है? जहां पे ऊपर से आप नीचे आना हो, आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, आप मतलब यू शेप का, यू हो रहा है क्या? नहीं, यू तो नीचे तरफ है, उल्टा शेप का, ऊपर से नीचे आ रहे हो। ठीक है, तो दैट इज समिट कर्व। सैग कर्व क्या है? सैग सर्वे आप पढ़े होंगे, सैग यू शेप का है, ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर शैग कर्व। तो दोनों में ही शेप जो है पैराबोलिक रहता है, दोनों में, समिट हो चाहे सैग हो, दोनों में शेप जो है पैराबोलिक होता है। समिट कर्व क्या करता है? ऊपर से नीचे आता है, और सैग कर्व क्या होता है? नीचे से ऊपर जाता है। अब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कैम्बर इन पेवमेंट्स इज प्रोवाइडेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, पैराबोला मेथड, स्ट्रेट एट द एजेस एंड पैराबोला एट द क्राउन। अभी हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1 पे, अभी हम लोग पढ़े थे कैम्बर इन पेवमेंट्स। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, जो कैम्बर हम लोग पढ़े थे, क्रॉस सेक्शन, कर्विंग, वहां पे कौन सा मेथड यूज किया जाता है? स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड है, पैराबोला मेथड है, स्ट्रेट एट द एज एंड पैराबोला एट द क्राउन, या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि हम लोग तो पढ़े ही थे 4 टाइप का कैम्बर होता है। एक में स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कि स्लोप और स्ट्रेट कैम्बर जो था मेरा, स्लोप या स्ट्रेट कैम्बर एकदम पूरा स्ट्रेट लाइन था एज से लेके। एक क्या था? कंपोजिट कैम्बर था, कुछ हिस्सा तक स्ट्रेट, फिर बीच में क्राउन में आके पैराबोला। एक क्या था मेरा? टोटल कंप्लीट पैराबोलिक था। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लोटिंग ग्रेडियंट्स आर जनरली प्रोवाइड। फ्लोटिंग ग्रेडियंट बाबू एक ऐसा ग्रेडियंट है जो कि एक कांस्टेंट स्पीड में आके वो असेंड करने में मदद करता है व्हीकल को, कांस्टेंट स्पीड में। और हमेशा याद रखिए फ्लोटिंग ग्रेडियंट है यानी कि समिट कर्व का बात हो रहा है। ठीक है, समिट कर्व में वो एंट्रेंस में वो धीरे धीरे एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन कर पाए टू द असेंड, तो इसीलिए उसको प्रोवाइड किया जाता है समिट कर्व में। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम ग्रेडियंट पे तो होगा नहीं, मिनिमम ग्रेडियंट पे तो होगा नहीं, कहीं भी हम लोग नहीं दे देंगे, क्योंकि वो वेलोसिटी आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, राइज फॉल तो हर जगह तो सेम सरफेस तो होगा नहीं, तो इसीलिए समिट कर्व पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मिनिमम थिकनेस ऑफ द बेस ऑफ ए फ्लेक्सिबल पेवमेंट। मिनिमम थिकनेस कितना होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट में बेस के लिए? तो मिनिमम होता है 10 सेंटीमीटर, मैक्सिमम होता है 30 सेंटीमीटर। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए पूरा, क्योंकि ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ये भी आ सकता है। मिनिमम ये यहाँ पर ये इस केस में जो है बेस में 10 सेंटीमीटर है मिनिमम, मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर। लेकिन आप जितना है टोटल बेस, सब बेस, सरफेस जितना है टोटल आप वैल्यू नोट कर लीजिए कितना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से भी आता है हर बार थिकनेस को लेके। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन एन अप ग्रेडियंट
ऑफ ए हाईवे मीट्स ए डाउनग्रेड, द वर्टिकल कर्व इज प्रोवाइड इज नोन एज। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, आप ग्रेडियंट डाउन की तरफ आ रहा है, आप से डाउन, तो क्या होगा? सुमिट कर्व। और अगर डाउन से आप होगा, यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा हो, तब सैग कर्व, यानी कि एक यू शेप आ रहा हो, एक यू शेप दिखेगा, फिर वो नीचे से ऊपर यू शेप, यानी कि सैग, सैग हो रहा है, सैग। और ऊपर से डाउन, अप से डाउन, यानी कि समिट। वर्टिकल कर्व दो टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द पेवमेंट विड्थ ऑफ ए रोड डिपेंड्स अपॉन टेरेन, टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, नंबर ऑफ लेन्स, ऑल ऑफ द अबव। पेवमेंट का कितना चौड़ाई होगा, कितना चौड़ा होगा, बहुत बेसिक सा सवाल है, आपको आंसर आना चाहिए इसका। डिपेंड करता है किस पे, कितना चौड़ा हमको पेवमेंट बिछाना है, किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली ट्रैफिक लेन्स कितना, अगर 4 लेन अगर हुआ, 5 लेन हुआ, 6 लेन हुआ, तो नंबर ऑफ लेन पे डिपेंड करता है। और डेप्थ, अगर पूछा जाता है कि डेप्थ ऑफ द पेवमेंट डिपेंड्स अपन, तब क्या क्या होता? बियरिंग कैपेसिटी हो सकता है, वेहिकुलर लोड हो सकता है, वेदर कंडीशन हो सकता है। अगर वेदर कंडीशन हर्ष कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो वहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होगा। बियरिंग कैपेसिटी बहुत खराब है, वहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होगा। वेहिकुलर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत एकदम नेशनल हाईवे एकदम पूरा धड़ाधड़ हज़ार लाखों गाड़ी चलता है हर दिन, वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो डेप्थ डिपेंड करता है नंबर ऑफ वेहिकुलर लोड के ऊपर, एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर, और आपका जो बियरिंग कैपेसिटी उसके ऊपर। लेकिन विद, चौड़ाई डिपेंड करता है नंबर ऑफ लेन्स के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 एक मैथ है, ये आज का बोल सकते हैं आप लोगों का टास्क है। मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर मूविंग व्हीकल, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर मूविंग व्हीकल ऑन रोड विद ए डिजाइन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इज 100 मीटर, 120 मीटर, 170 मीटर या 180 मीटर। यहाँ पे जो डेटा दिया है, आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और इसका वीडियो, ये थोड़ा सा समझाने वाला बात है, ये इसका वीडियो हम इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम में डाल देंगे, IGTV पे आपको दिख भी जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इंस्टाग्राम में, तो वहाँ पे जाकर आप फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये होम टास्क है। अगर आपको आंसर निकल गया आपका, तो फिर क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ व्हीकल्स मूविंग इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑन ए रोडवे। अच्छे से समझिए क्वेश्चन को बाबू। द नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन on a roadway that pass a given point during specified unit of time is called। क्या बोला गया है? कुछ नंबर ऑफ व्हीकल जो है एक स्पेसिफाइड जगह से एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जा रहा है एक सर्टेन टाइम के अंदर, इसको क्या बोलेंगे? ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक कैपेसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी या बेसिक कैपेसिटी? तो देखिए, ट्रैफिक कैपेसिटी क्या है, ट्रैफिक कैपेसिटी क्या है ये आपको समझना है पहले। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है ये बात करते हैं, ट्रैफिक डेंसिटी बात करते हैं। तो ट्रैफिक कैपेसिटी क्या है? कोई भी एक सर्टेन रोड एरिया में एक सर्टेन टाइम में टोटल उसका जितना कैपेसिटी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल जो कैरी कर सकता हो, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रैफिक कैपेसिटी। नाम से समझ रहे होंगे ट्रैफिक कैपेसिटी, कैपेसिटी तो मैक्सिमम ही होगा, मैक्सिमम कितना। ट्रैफिक डेंसिटी क्या है? एक सर्टेन डिस्टेंस में, एक सर्टेन एरिया में जितना व्हीकल है, मौजूद है, प्रेजेंट है। डेंसिटी यानी कि घनत्व शायद, है ना, तो उसको बोलेंगे ट्रैफिक डेंसिटी। बेसिक कैपेसिटी क्या है? सर्टेन एक पॉइंट से जो जितना गाड़ी क्रॉस करता हो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, उसको बोलेंगे बेसिक कैपेसिटी। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है? एक सर्टेन एरिया में, वॉल्यूम का बात आ रहा है, आयतन का, तो एक सर्टेन एरिया को मेजर किया जाता है, एक सर्टेन एरिया का सर्टेन टाइम में, 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन, सर्टेन एरिया का सर्टेन टाइम में सेम डायरेक्शन में जो व्हीकल, ऐसा नहीं कि इधर जा रहा है कुछ इधर जा रहा है, ऐसा नहीं, कि सेम डायरेक्शन में जितना गाड़ी जा रहा हो उसको बोलेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पे जितना मैक्सिमम का बात कर रहे थे, मैक्सिमम ऐसा नहीं कि मतलब एकदम कूच के गाड़ी भर दिए, गेट भी नहीं खुल रहा हो, ऐसा नहीं। नॉर्मल कंडीशन में एक गाड़ी एक एरिया में जितना टोटल व्हीकल कंसिस्ट हो पाए, ठीक है। तो चारों चीज आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19, बॉटम मोस्ट कंपोनेंट ऑफ ए फ्लेक्सिबल पेवमेंट,
बॉटम मोस्ट, सबसे नीचे वाला हिस्सा क्या है? सबग्रेड है। सबसे नीचे सबग्रेड रहता है, उसके ऊपर सब बेस रहता है, उसके ऊपर बेस कोर्स रहता है, उसके ऊपर कवरिंग कोर्स रहता है या कोट रहता है उसके ऊपर। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। फॉर ए कंफर्टेबल ट्रेवल ऑन हाईवेज द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो शुड नॉट एक्सीड 0.15, 0.20, 0.25, 0.30 या 0.35। तो हमेशा याद रखिए, हाईवे के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेशियो जो है वो होता है 0.30 हाईवे के लिए, और रेलवे के लिए होता है 0.125। हाईवे के लिए 0.30 और रेलवे के लिए 0.125। तो ये रहा बाबू आज का क्वेश्चन का सेशन। ठीक है, टोटल ये क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। नेक्स्ट क्लास कल होगा 9:30 बजे, और ये अगर आपका मतलब पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, 3 लेक्चर वहाँ पे ऑलरेडी है। आप खुद को टोटल 1 साल का टाइम दीजिए, टोटल 1 साल का। ठीक है, 350-400 क्लास हो जाएगा यहाँ पे सिविल का टोटल। जितना सारा सब्जेक्ट है सब क्लियर होगा। लैब का वीडियो हम इंस्टाग्राम पे डाल देंगे। रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यू पोस्ट फेसबुक पेज में आता है, फेसबुक पेज में फॉलो कर सकते हैं जाके। हर दिन 9:30 बजे सुबह क्लास हो जाएगा, और मंडे और थर्सडे को शाम 7:30 बजे जनरल स्टडीज़ का वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो ठीक है बाबू, मिलते हैं फिर कल। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।